इंस्टिगेट करता है क्योंकि कई केसों में ये देखने में आया कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के चैट्स भी अपने फ़ोन में ले लेते हैं, वो ये देखने के लिए कि इनका कहीं और अफेयर तो नहीं है। तो एक दूसरे के चरित्र पे शक बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन हमें पता है ना कि ये हो नहीं सकता, और हम उनको कहते हैं कि ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा। अगर बारात आई है तो इनको खाना खिला दो। अभी हमने अप्रैल एंड में, मतलब मई के फर्स्ट वीक में ही एक शादी रुकवाई। एक कंप्लेंट थी, लेकिन शादी 2 बच्चियों की थी। तो एक 16 साल की और एक 14 साल की। 14 साल की जी, उसके साथ में ही कर रहे थे, और बारात भी आई हुई थी। तो हमने लड़कों के फादर को बुलाया, और वो इतना घबरा गया। फिर लड़कों का जो फादर था वो यही भूल गया उसके बच्चों की उम्र कितनी है। हमने कहा आप अपने लड़कों की तो बता दो, कहीं ऐसा ना हो वही छोटे हों या बहुत बड़े हों। तो उसको लगा कि कहीं ये शिकायत ना हो रही हो कि बड़ी उम्र के लड़के हैं। बोला नहीं जी, मेरा तो 19-20 साल का लड़का है। तो हमने कहा फिर तो आपका लड़का भी छोटा है, शादी तो हो नहीं सकती। तो उनको भी समझाते हैं, और घर वालों को हम यही कहते हैं, अगर बारात आई है, इंतजाम हो गए तो खाना खिला के इनको भेज दो। अगर बारात नहीं आई तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बारात को आने ही ना दिया जाए। हम उनको वहीं पे फ़ोन करवा देते हैं कि आप वापस हो जाओ, वो मिल जाएं। और जैसे ही शादी होती है वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखते। फिर तो इनको ये हो जाता है अब ये सारा काम कर ले, बस एक नौकरानी आ गई। जैसे बाटी देख रहे थे कि बस एक आएगी, रोटी पकाएगी, सारे परिवार का ध्यान रखेगी, और फिर इनकी मार भी खाएगी। तो फिर क्यों खाएगी कोई महिला? तो सिर्फ उसके फ़ायदे तो देख लिए कि ऐसे कोई रह सकता है, लेकिन वो किन संदर्भों में यूज़ किया जा रहा है। कोई 2 इंडिविजुअल रह सकते हैं, लेकिन कोई अपनी पत्नी को छोड़ के या कोई अपने पति को छोड़ के और घर से जैसे आजकल चले जाते हैं, और फिर लिव इन के अपना एफिडेविट बनवा के और वहाँ साथ रहने लग जाते हैं। तो यानी अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको छोड़ के और किसी के साथ रहना। अब ये इस तरह से जो कानून में हक है कि 2 बालिग व्यक्ति कहीं भी साथ रह सकते हैं, उसका एक तरह से मिसयूज है। लिव इन कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ रह ही रहे हो तो या तो आप शादी कर लो, या क्योंकि लिव इन पार्टनर अपने परिवार के हिसाब से कहीं शादी करना चाहता है, तो दूसरा पार्टनर फिर उसकी शिकायत करता है कि ये तो इसने मुझे शादी का झांसा दिया था, और शादी के झांसे की वजह से हमने इकट्ठा रहना शुरू किया, और इसने अब ये किसी और से शादी कर रहे हैं। तो वो एक तरह से रेप की कंप्लेंट लेके आते हैं। फिर द हरियाणा टॉक्स प्रेजेंट्स शी टॉक्स, अ पॉडकास्ट सीरीज डेडिकेटेड टू women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। दी हरियाणा टॉक्स के शी टॉक्स कैंपेन में आज हमारी खास मेहमान है करमिंदर कौर। करमिंदर कौर संरक्षण एवं बाल निषेध अधिकारी हैं, जो 15-16 सालों से रोहतक में ही पोस्टेड है, और बाल विवाह रोकने के लिए उनका काफ़ी एफर्ट्स रहता है, और बहुत सारे बाल विवाह होने से इन्होंने बचाए भी है। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। अच्छा मैडम, ये जो आपका जो विभाग है जी, प्रोटेक्शन एंड बाल विवाह निषेध अधिकारी के तौर पे आप काम करते हैं। हाँ जी। इस विभाग का काम क्या रहता है? हमारा जो विभाग है वो है महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, और महिला एवं बाल विकास विभाग में हम लगे हुए हैं। तो हमारा जो मुख्य काम है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखना और चाइल्ड मैरिज एक्ट देखना। तो वैसे तो हमारे विभाग में बहुत स्कीम्स हैं, लेकिन मैं ये 2 स्कीम देख रही हूँ। घरेलू हिंसा पे जो कानून बना है वो, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो ये जो आपका जो ऑफिस है जी, वो तो महिला थाने में है, तो लोग तो सोचते हैं कि ये मैडम भी जो है ये पुलिस का ही एक हिस्सा है, पुलिस डिपार्टमेंट का। हाँ, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन जब ये कानून बना उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने जब ये तय किया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स लगाए जाएंगे, तो होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके उन्होंने ये किया था। तो तभी ये तय हो गया था कि प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला एवं बाल विकास विभाग लगाएगा, और वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बैठेंगे। तो पहले हम एसपी ऑफिस में बैठते थे सभी, और जब से महिला थाने बने हैं तो सभी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हरियाणा में महिला थानों में ही उनके ऑफिस हैं। तो लोग तो ऐसे डरते हैं कि वो पुलिस वालों ने बुलाया फोन करके।
नहीं, हम उनको बता देते हैं कि हम पुलिस नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा काम लॉ एनफोर्समेंट का भी है, हमें एग्जीक्यूट भी करना है कानून को, तो इसलिए हमें पुलिस की जरूरत रहती है और पुलिस के बिना हमारा काम मुश्किल हो जाता है। पुलिस की ही मैक्सिमम सपोर्ट रहती है फिर हमें। जैसे आप कहते हैं ना कि घरेलू हिंसा और बाल विवाह निषेध, बाल विवाह रुकवाने का आप काम करते हैं। जी। महिलाओं की लड़ाई तो सभी लड़ते हैं और महिलाओं के लिए कानून भी बहुत सारे बने हुए हैं। आप हमें ये बताओ कि आदमी कितने शिकायत लेके आते हैं जो अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से या अपने किसी पड़ोसन से दुखी होते हैं? ऐसे कितने आदमी है कि जो आपके पास शिकायत लेके आते हैं? देखिए, आदमी तो हमारे पास बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ लिखा ही हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और हम उन सबको बता भी देते हैं कि हम महिलाओं के लिए हैं। तो जो पीड़ित महिलाएं हैं वो हमारे पास आती हैं। कुछ पुरुष भी सलाह लेने आते हैं या आते तो हैं कि हम क्या करें, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो हम उनको भी जो लीगल एडवाइस है वो दे देते हैं। उनको ये बता देते हैं कि भाई हम आपकी शिकायत पे कार्रवाई तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमारा जो कार्यालय का नाम है वो स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन है। उसमें हम कई बार पुरुषों की शिकायत भी ले लेते हैं, सिर्फ बातचीत के लिए या उनकी आपस में कोई बातचीत करानी है। कई बार पुरुष की ऐसी शिकायत होती है, उसको अपनी केवल वाइफ से नहीं होती, और भी परिवार के किसी सदस्य से हो सकती है। तो हालांकि हम उनकी शिकायतें लेते नहीं हैं, लेकिन उनको सलाह दे के भेज देते हैं। अच्छा, वैसे ये पुरुष जो है वो कैसी शिकायतें लेके आते हैं? जैसे आपके पास तो बहुत सारे लोग शिकायतें आई हैं, तो उनकी मैक्सिमम शिकायतें क्या होती है? देखिए, रिटर्न में तो हम लेते नहीं है उनसे, हम बता ही देते हैं कि हम आपकी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप जो बता रहे हो वो हम नहीं कर पाएंगे, तो आप दूसरा रास्ता अपनाएं। लेकिन सलाह लेने जब आते हैं तो वो यही शिकायत लेके आते हैं कि मेरी वाइफ तंग कर रही है, या वो ऐसे धमकी दे रही है, या घर से चली गई, मायके से आ नहीं रही, अब हमें क्या करना चाहिए। वो इस तरह की सलाह लेने आते हैं। तो आप ऐसे मामले में उलझ जाते होंगे, क्योंकि आप तो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ते हो और उधर से पुरुष प्रताड़ित होके आ जाते हैं आपके पास। हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते कि वो प्रताड़ित होके आते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष यही कहते हैं कि हम प्रताड़ित हैं। लेकिन हम उनको सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं कि भाई आपकी वाइफ के ये राइट है और आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, आप अपने तौर पे इसको सुलझाने की कोशिश कर लो। या हो सकता है उनकी वाइफ जहाँ है वो वहाँ पे कहीं कंप्लेन करे तो वहाँ भी उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो ये बातें हम उनको समझा देते हैं। तो ऐसे जैसे आपके पास तो हजारों केस आए होंगे 15-16 सालों में। जी। ये जो घरेलू विवाद होते हैं, वैवाहिक जो जीवन में आपस में मनमुटाव होता है, हाँ जी। तो उसमें मैक्सिमम ऐसी कौन सी विवाद है कि जो बहुत सीरियस विवाद उनके बीच में होते हैं, या छोटे मोटी कहा सुनी या छोटी छोटी बातों पे ही घर टूट जाते हैं? उनको सीरियस भी कह सकते हैं और छोटी छोटी बातें तो हैं ही। आजकल हर बात विवाद का एक विषय तो बनी हुई है। अब समय के बदलाव के साथ साथ जैसे शिक्षा का प्रचार हुआ, लड़कियां बहुत ज्यादा शिक्षित होने लगी, तो पहले जो जिंदगी उनकी माताओं ने बिता ली या उनके दादी नानी ने जो कर लिया, वो चीजें आजकल के बच्चे जो शिक्षित हैं, जिनको अपने अधिकारों का भी पता है और अपना ये पता है कि उनके कितने अधिकार बनते हैं, तो वो सवाल तो करते हैं। तो जब वो सवाल करते हैं या उस परंपरागत परिवार के अनुसार वो ढल नहीं पाते, तो वहां झगड़ा होता है। मोबाइल कितना बड़ा विवाद का कारण है? जब से मोबाइल आए हैं तो मोबाइल भी एक इशू तो बन ही गया, क्योंकि पहले झगड़े होते थे तो महिला की बात अपने घर तक जाने में वक्त लग जाता था। वो ये सोचते थे कि जब मिलेंगे तो जाके ही बताऊंगी कि मेरे साथ ये हो रहा है। आजकल क्योंकि कम्युनिकेशन इतना अच्छा है और लगभग रोज सबकी अपने पेरेंट्स से बातचीत हो जाती है, तो दूसरों का हस्तक्षेप तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपसी। ये तो ठीक है कि कम्युनिकेशन, आपके जैसे को लड़की है तो अपने मायके में बात कर लेती है, अपने परिवार के लोगों को छोटी छोटी बातों पे जो शिकायत है या उनको जो महसूस होता है, हाँ जी, वो बता देती है। फिर वो उनकी मदर है या भाई है, जो भी है, वो उनको बोलते हैं कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। ये मोबाइल तो अलग बात है। जैसे मोबाइल पे जैसे कोई फोन पे बात करना, हाँ। या घंटों फोन पे बात करना, रील देखना, शॉर्ट्स देखना, ये जो इस तरीके की चीजें, क्या ये भी विवाद का कारण बनते हैं? ये भी अब कुछ केसों में ये भी देखने में आ रहा है कि ये शिकायत करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों ही
एक दूसरे के खिलाफ कि ये फोन पे ज्यादा समय बिताते हैं, हमारे साथ समय नहीं बिताते, या ये चैटिंग में लगे रहते हैं, 12-12 बजे तक सोते नहीं है, किसी से चैट करते रहते हैं। तो ये भी एक इशू अब जुड़ गया है झगड़ों में। तो चैटिंग कौन मैन ज्यादा करते हैं कि वुमेन ज्यादा करती हैं? दोनों ही करते हैं। कई ज्यादा केसों शिकायतें में किसकी तरफ से होती है जब आप उनकी काउंसलिंग करते हैं या उन दोनों परिवारों को आमने सामने बिठाते हैं, दोनों बंदों को आमने सामने बिठाते हो, तो ऐसी बातें लड़की की तरफ से ज्यादा आती है कि लड़के की तरफ से ज्यादा आती है? दोनों की तरफ से ही आती हैं, क्योंकि अब वो नहीं, फर्क नहीं रहा कि सिर्फ पति चैट कर रहा है पत्नी, दोनों ही चैट कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। और मतलब पर्सनल, आजकल ऑफिशियल भी है, वो काम भी फोन पे चलते रहते हैं। कई बार के आजकल वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, और कुछ काम ऐसे हैं जो रात को भी अपने फोन से चला रहे हैं, तो ये भी उसमें एक जुड़ गया है। लेकिन दोनों ही पक्ष बराबर ही शिकायत करते हैं, क्योंकि फोन तो सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है। तो ये जो चैट करना दोस्तों से, अपने जानकारों से, इसमें काफी समय बीत रहा है। तो एक दूसरे को देख तो रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर उसको लागू नहीं कर रहे। एक दूसरे को तो कह रहे हैं कि ये ज्यादा चैट करता है या ज्यादा चैट करती है, लेकिन खुद भी जैसे अपना ध्यान रखना कि हम भी फोन को थोड़ा कम चला के और अपने परिवार को समय दें, बच्चों को समय दें, इसमें झगड़े इस वजह से बढ़ रहे हैं। तो डाउट भी क्रिएट करता है मोबाइल? बिल्कुल डाउट भी क्रिएट करता है, क्योंकि कई केसों में ये देखने में आया कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के चैट्स भी अपने फोन में ले लेते हैं, वो ये देखने के लिए कि इनका कहीं और अफेयर तो नहीं है। तो एक दूसरे के चरित्र पे शक बहुत कॉमन हो गया है। मतलब ये चरित्र पे एक उंगली उठाना एक दूसरे की? जी बिल्कुल, चरित्र पे उंगली उठाना, उनके पर्सनल चैट्स को अपने फोन में किसी तरह से ले लेना और फिर उनको एक सबूत के तौर पे रखना, ये काफी बढ़ गया है। और इसका मुख्य यही है कि उनको शक रहता है कि जैसे हस्बैंड को शक है मेरी वाइफ का कहीं और किसी से अफेयर है, और वाइफ को शक रहता है कि मेरे पति का कहीं ना कहीं अफेयर है। ये कॉमन बातें हैं, ये बड़ी कॉमन हो गई है, अभी कुछ सालों से ज्यादा कॉमन हुई है। तो इसके अलावा जैसे मोबाइल तो आपने एक बताया कि बहुत बड़ा कारण है, इसके अलावा भी कोई घर में जैसे कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है, जॉब को लेके कितनी ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये घर में बैठा रहता है, कोई जॉब नहीं करता, या हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ जो है घर में रहती है, पढ़ी लिखी है, जॉब नहीं करती, ऐसी भी कोई बातें आती है? ऐसी भी आती हैं। देखिए आजकल का जो दौर है जिसमें रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट है, तो ज्यादातर झगड़े जो हैं वो पैसे की तंगी से भी हो रखे हैं कई घरों में। जैसे कैसे वो थोड़ा बहुत गुजारे लायक कमाते हैं, लेकिन जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो बन गया, जिसमें हमारी नीड्स ज्यादा बढ़ गई कि मोबाइल रखना, इंटरनेट रखना और दूसरी चीजें, फैसिलिटी जिनको हम कहते हैं, या लग्जरी आइटम्स, उनमें जिंदगी बिताना, तो हमारी नीड्स तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई और इनकम जो है वो कम है। अब रोजगार का एक मसला है, पक्का रोजगार बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन अगर कोई भी शादीशुदा है और उसके रोजगार में काम नहीं चल रहा है तो झगड़े तो बढ़ते हैं उससे। तो एक तो आर्थिक समस्या है झगड़ों की कि घर में इतना पैसा नहीं है जितना सबकी वो जरूरतें पूरी कर सकें, जिसकी वजह से फिर वो कई बार ये भी डिमांड करते हैं कि तुम भी कुछ कमाओ। तो कई बार हस्बैंड वाइफ को कहते हैं कि तुम भी कमाओ और तुम भी घर में कंट्रीब्यूट करो, कुछ खर्चे तुम भी करो। तो कई बार इस पे भी झगड़े हो जाते हैं। और कई जगह ये है कि पैसे की कोई तंगी नहीं है लेकिन उनके विचार नहीं मिल रहे, तो उस वजह से भी झगड़े होते हैं। तो सबसे बड़ी वजह पैसे की तंगी एक है जो मैंने नोटिस किया है, जिसकी वजह से झगड़े हैं परिवारों में। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं घर में मैक्सिमम टाइम, उनमें भी झगड़े हैं, और जो जॉब कर रहे हैं कहीं बाहर रह रहे हैं उनमें भी झगड़े हैं। साथ रहने वालों में ज्यादा है, दूर रहने वालों में फिर भी कम है, क्योंकि दिन रात साथ रहने से एक दूसरे के साथ वो टोका टोकी रूटीन में छोटी छोटी बातों पे हो जाता है। बल्कि दूर रहने वाले तो फिर भी ठीक है कि चलो मिलते हैं, जब उनको बड़ा क्रेज रहता है मिलने का वीकेंड्स पे या कुछ महीनों में। लेकिन जो बिल्कुल ही साथ है, दूसरा एक मैंने ये नोटिस किया है कि जो आदमी घर पे ही रहते हैं, कोई काम नहीं करते या बाहर नहीं जाते, उनकी कईयों की ना आदत बन जाती है घर में महिला को हर बात के लिए टोकना।
जैसे ये गिलास यहाँ क्यों रखा है, उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, ये कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं, अब तक ये क्यों नहीं हुआ, यानी हर बात पे वो एक मॉनिटरिंग सी करते रहते हैं। सब्जी मेरी पसंद की क्यों नहीं बनाई, ऐसी भी हाँ, नहीं सब्जी पसंद की क्यों नहीं बनाई, ऐसा तो नहीं आता। पसंद का खाना नहीं बनाया, ये तो आता होगा। नहीं, ये भी नहीं आता। पसंद नापसंद की तो इतनी ज्यादा इशू नहीं आता, क्योंकि नमक मिर्च ज्यादा मुद्दे डाल बड़े दिए हो होंगे, जाते हैं। ऐसा हो गया होगा। नहीं, एक आध बार ऐसा आता है कि जैसे ससुराल कोई नई बहू आई है और ससुराल में उसने आटा लगाया और उससे ज्यादा लग गया, तो इतनी भी अकोमोडेट नहीं करते हैं परिवार वाले कि चलो नई है सीख लेगी, आटा ज्यादा गूंद गया तो ये तो वेस्ट करेगी, ये तो घर की चीजें वेस्ट करती है, तो ऐसा तो सुनने में आया है। बाकी कोई ज्यादा इशू नहीं है कि सब्जी मेरी पसंद की नहीं है या सब्जी लाते ही नहीं है। असली मुद्दा ये है कि सब्जियां ही नहीं है लाने को, क्योंकि वो ये कहते हैं ये राशन नहीं लाता, जेब में पैसा नहीं है, सब्जी नहीं आती घर में, टाइम पे राशन नहीं आता। ज्यादा झगड़ा तो अब इस बात का हो गया। तो ये एक और आज के टाइम में एक प्रचलन चला हुआ है, आप देखते होंगे, आपके पास भी केस आते होंगे, आए होंगे, ये लिव इन रिलेशनशिप का जी। ये कितनी कॉमन बात हो चुकी है अभी? मेरे पास तो ऐसे कम आते हैं केस लिव इन के, लेकिन आजकल आ रहे हैं ऐसे केस के आपस में जब नहीं बनती तो वो किसी के साथ भी रहना। देखिए लिव इन तो 2-3 तरीके का है। एक तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, मिलके रह रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटीज में जो है। और हमारे यहाँ पे क्या है कि लिव इन को सिर्फ उसके फायदे तो देख लिए कि ऐसे कोई रह सकता है, लेकिन वो किन संदर्भों में यूज किया जा रहा है। कोई 2 इंडिविजुअल रह सकते हैं, लेकिन कोई अपनी पत्नी को छोड़ के या कोई अपने पति को छोड़ के और घर से जैसे आजकल चले जाते हैं और फिर लिव इन के अपना एफिडेविट बनवा के और वहां साथ रहने लग जाते हैं। तो यानी अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ के और किसी के साथ रहना। अब ये इस तरह से जो कानून में हक है कि 2 बालिग व्यक्ति कहीं भी साथ रह सकते हैं, उसका एक तरह से मिसयूज है। लिव इन कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ रह ही रहे हो तो या तो आप शादी कर लो, या क्योंकि अब जो शादी नहीं करते और साथ रह रहे हैं, कई झगड़ों में ये देखने में आया है कि जब कोई लिव इन पार्टनर अपने परिवार के हिसाब से कहीं शादी करना चाहता है तो दूसरा पार्टनर फिर उसकी शिकायत करता है कि ये तो इसने मुझे शादी का झांसा दिया था और शादी के झांसे की वजह से हमने इकट्ठा रहना शुरू किया और इसने अब ये किसी और से शादी कर रहे हैं। तो वो एक तरह से रेप की कंप्लेंट लेके आते हैं। फिर तो अगर लिव इन का उद्देश्य शादी करना ही है तो मुझे लग रहा है फिर लिव इन का भी कोई फायदा नहीं है। तो लिव इन को दूसरे संदर्भों में देखा जाना चाहिए कि तो बहुत ही समझदार लोग हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं और उनको एक दूसरे से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि फिर तो अगर उम्मीद पाल ली और सारी जिम्मेदारियां, फिर तो वो शादी ही हो गया। तो इससे अच्छा तो शादी कर लें। तो अभी लोग लिव इन के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहे, लेकिन इसका इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। यंगस्टर में ज्यादा है, ये यंगस्टर्स में ज्यादा है। और जो थोड़ा आप यूं मान लो कम पढ़े लिखे लोग हैं या गरीब हैं, और जहाँ पे जैसे आउटर बस्तियां हैं वहां पे ये काफी एक दूसरे के साथ जाने का और फिर लिव इन में रहने का चलन हो गया। और कागज भी बनवा के रहते हैं, लिव इन के बनवा लेते हैं और परिवार को ये बताते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली। वो उसको कोर्ट मैरिज का नाम दिखा देते हैं। हम पूछते हैं कोर्ट मैरिज कर ली, कब कर ली, कैसे कर ली? बोले गए थे एक दिन कागज बनवा लाए। तो हमें डाउट हुआ शुरू में, जब हम भी नहीं समझ पाए थे कि कोर्ट मैरिज कैसे हर कोई कर लाता है। कोर्ट मैरिज का तो एक लंबा प्रोसेस है। तो मेरे को कागज दिखाए गए, उसमें लिखा हुआ था कि हम लिव इन में रहेंगे। बस वो एफिडेविट लिया, वहां बनवाए, तो उसको वो कोर्ट मैरिज कह देते हैं। अभी लोगों को ये भी नहीं पता कि ये लिव इन के कागज हैं, ये कोर्ट मैरिज नहीं है। तो अब देखिए। अच्छा मैडम, ये बताओ कि आपके पास जो ज्यादा विवादित केस आते हैं डिस्प्यूट वाले, वो लव मैरिज के ज्यादा आते हैं कि अरेंज मैरिज के ज्यादा आते हैं? देखिए केस तो ज्यादा अरेंज मैरिज के ही आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि अरेंज मैरिज ही ज्यादा है, अपनी मर्जी से शादी के केसेस कम है। लेकिन शादी के केस आते हैं उसमें अरेंज मैरिज भी शामिल है और लव मैरिज भी शामिल है। तो 99% शादियां तो माँ बाप ही करते हैं, अरेंज ही की जाती हैं और ज्यादातर केस भी उन्हीं के हैं। उन्हीं के जो अरेंज मैरिज के ही हैं। वो कहते हैं क्या, वो कैसी शिकायतें लेके आते हैं? वही
सारे झगड़े घरेलू- अरेंज मैरिज के ही हैं। अब देखिए जितने भी ये दहेज के केस चल रहे हैं या घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी कर रहे हैं, मैं उन्हें बता रही हूँ कि 98-99% तो वो अरेंज मैरिजेज हैं, जो कि परिवारों द्वारा एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के रिश्ता तय किया गया है। तो उनमें ही ज्यादा झगड़े हैं, क्योंकि मैरिज शादियां जो अरेंज मैरिज है वही ज्यादा है, इसीलिए झगड़े भी उन्हीं के सामने ज्यादा आ रहे हैं। लव मैरिज कम है, झगड़े लव मैरिज के भी आते हैं। लव मैरिज में केवल उनके झगड़े आते हैं जो कम उम्र में एक दूसरे के साथ चले जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं, जिनमें अभी पूरी समझ विकसित नहीं हुई या फिर वो शादी चलाने की पूरी जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो नहीं आई। लव मैरिज के भी आते हैं जो अर्ली स्टेज में, जैसे 18 के होते ही कई बच्चे शादी कर लेते हैं, वहां दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, फिर वो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, उनके केस नहीं आते हैं। और जैसे ये संबंध टूटते हैं हस्बैंड वाइफ के, जी इनमें इन लॉज का कितना रोल होता है? जैसे आप सास ससुर की बात करें, जेठ जिठानी की बात करें, या लड़की के मायके वालों की बात करें या ससुराल वालों की बात करें, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है? जो कि शिकायतें आपके पास आती होंगी तो बताते होंगे कि मेरी सास ने ऐसा कहा, फलान इसकी माँ ने मुझे ऐसा कह दिया था, ये ऐसी चीजें कितनी है? ये सभी केसों में है, मैक्सिमम आप यूं मान लो 100% में ही है। इन लॉज का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं वो परिवारों के द्वारा तय की जाती हैं और परिवारों के एक तरह से संबंध बनता है। तो कई बार क्या है कि परिवारों के ही डिफरेंसेस उस शादी को तोड़ने में शामिल हो जाते हैं। जैसे लड़के के परिवार वाले हैं और उनकी आपस में ज्यादा कहासुनी हो जाती है, होती तो उनकी वजह से है, बच्चों की छोटी मोटी बात की वजह से, लेकिन फिर प्रेस्टीज इशू परिवारों के बन जाते हैं। तो मैक्सिमम केसों में इन लॉज का रोल रहता है। और जैसे ये जो आपने बताया कि छोटी छोटी बातें होती हैं, तो कोई कभी आपको ऐसा लगा कि ये तो कोई बात ही नहीं थी और इतना बड़ा ये विवाद इन दोनों परिवारों में हो चुका? कोई ऐसी कहानी किसी केस की कि जो आप लोगों ने काउंसलिंग की या उनसे आपस में बिठाया और वो सॉल्यूशन 1 सेकंड में ही हो गया या 1 मिनट में हो गया हो, ऐसा कुछ कोई आपका केस सामने हो कभी? बिल्कुल ऐसे केस भी हैं। और ये केस ऐसे हैं जिसमें टेम्परामेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि या तो हस्बैंड शॉर्ट टेम्परामेंट का है या वाइफ शॉर्ट टेम्परामेंट की है। तो एक मेरे पास केस आया था, उसमें मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा था वाइफ में भी, और हस्बैंड की एक ही शिकायत थी कि मैं इसको कुछ भी कहता हूँ तो ये गुस्से में उसका उलट कर देती है। और तो लास्ट जब उनका झगड़ा हुआ, मैंने कहा अभी लेटेस्ट क्या हुआ, ये तो तुम्हारे बहुत समय से झगड़े चल रहे हैं टेम्परामेंट के। तो लास्ट में हस्बैंड ने क्या किया कि मलाई उतार के खा ली दूध की, और महिला को अच्छा नहीं लगा कि हस्बैंड ने मलाई खा ली, कि ये तो बच्चों को देनी थी, तुमने क्यों खा ली, अपने अपनी पड़ी है तुम्हें। उसने वो दूध उठा के सिंक में डाल दिया सारा का सारा, कि ले मैं इसको, मतलब गुस्से में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अब ये टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि कई बार हस्बैंड का टेम्परामेंट इतना शॉर्ट होता है कि वो छोटी सी बात पे वायलेंट होके थप्पड़ मार देता है या धक्का दे देता है, और कई बार वाइफ का इतना शॉर्ट टेम्परामेंट है कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है कि अब ये क्या करेगी, कभी कोई ऐसे मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो ये जो खुद को कमरे में बंद कर लेने वाले हैं, ऐसे भी कई केसों में उन्होंने बताया कि पूरे ससुराल वाले बताते हैं कि जब इसे गुस्सा आता है या कोई बात हो जाती है तो ये अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, पूरा कुंडी लगा परिवार लेती है, दहशत में आ जाता है। पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। और तो ये इसी तरह के हैं सभी केसों में जो मैंने आपको बताया, जैसे वो छोटी सी बात थी दूध वाली, मलाई खा ली, और भी आ सकता था दूध 1-2 किलो दूध और आ सकता था, और एक दिन उसने मलाई खा ली तो क्या ही हो गया। और ऐसा नहीं है, चलो हो सकता है उसको ये लगता होगा कि हस्बैंड खुद की डाइट पे ज्यादा ध्यान रख रहा है और बस उसके और बच्चों के प्रति कम दे रहा है। तो ये चीजें एक दिन में तो सुधरती नहीं है, ये धीरे धीरे ही बातचीत से ही सुधार आ सकता है। तो बाद में उससे दोनों परिवारों का क्या हुआ? हमने समझौता कराया, उनकी काउंसलिंग करवाई और कई सीटिंग उनके साथ दी हमने लंबी लंबी। जिन केसों में हमें ये लगता है ना कि सिर्फ इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग का मसला है, उसमें हम काफी टाइम दे के उनका सॉल्व करवा देते हैं केस। तो अब दोनों परिवार खुश? अब खुश है।
ऐसे कई केस हैं जिन्होंने मुझे कई कई साल बाद आके बताया कि मैडम आपने हमारा समझौता कराया था, तब के बाद तो मैं बड़े सुखी रह रही हूँ। और वो कई साल बाद हमें पता चलता है, कहीं क्योंकि वो बताते नहीं है एकदम तो कि अभी कैसा चल रहा है, लेकिन कई जब दूसरे केस के साथ आते हैं तो वो बताते हैं कि आपने करवाया था ना, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो जैसे मलाई का आपने एग्जांपल दिया, ऐसा कोई और भी कोई एग्जांपल है कि जो जैसे कोई छोटी सी कोई बात पे ही? छोटी सी बात पे तो आजकल तो ये हो रहा है कि जैसे फोन दिखाना, अपना फोन, और वो गुस्से में कि तूने मेरा फोन कैसे उठाया, और वो एकदम से फर्श पे पटक दिया, फोन तोड़ दिया। तो ये तो मतलब हर 2-3 महीने में एक ऐसा केस हमें सुनने में मिल जाता है कि गुस्से में आके वो फोन ही तोड़ देते हैं। वो इसमें टेम्परामेंट ही ज्यादा है। मतलब फोन मुसीबत का वो एक कारण बन गया है। फोन तो गुस्सा किस पे उतरे, वो फोन पे उतरता है। मुसीबत का कारण फोन नहीं है, फोन एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। तो अब वो यूं लगता है जी इस फोन की वजह से झगड़ा है, इसी को तोड़ दो, तो फिर नया नहीं दिलवाते? नया भी लेके देना पड़ता है। वो भी हम लिखवाते हैं कि आप इनको फोन खरीद के दोगे दूसरा। अच्छा, लिखवाते हो जब जी। उनका आपस में समझौता होता है तो? बिल्कुल, जिस केस में ऐसा हुआ है हमने रिटर्न में भी लिया है उनसे कि आप इनको प्रॉमिस करो कि आप ये फोन खरीद के दोगे और आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे, फोन वो छीन के तोड़ दे। तो महंगे फोन होते हैं, सबके आजकल तो सबके ही महंगे होते हैं, एंड्रॉइड फोन होते हैं। एंड्रॉइड फोन है तो वो तोड़ दिए जाते हैं गुस्से में। फोन के ऊपर काफी गुस्सा निकलता है। अच्छा मैडम, जैसे ये तो हुआ एक हस्बैंड वाइफ में या परिवारों में आपस में डिस्प्यूट है, घरेलू हिंसा की आपने बात बताई। कोई ऐसी चीज भी है कि जो इनमें फिर आपने जैसे कितने लोग तो इसमें कोर्ट में गए कि आप उनका कंप्रोमाइज नहीं करवा पाए किसी कारण से और उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया हो, तो फिर उसके बाद अगला जो स्टेप होता है कि जो आप समझौता नहीं हो पाता आपकी वजह से या जिसकी भी कारण से, वो फिर अगला स्टेप क्या होता है, कहाँ जाते हैं वो? जब हमारे पास कंप्लेंट आती है, कोई भी महिला शिकायत लेके आती है, तो हम उससे पूछते हैं कि वो क्या करवाना चाहती है। वो अदालत में जाना चाहती है या पहले यहीं पे उनको बुलवा के एक बार मीडिएशन या काउंसलिंग करवाना चाहती है। तो जैसे ही महिला कहती है कि मैं ऐसे चाहती हूँ, हम वैसे ही कर देते हैं। अगर वो ये चाहती है कि मुझे तो अब कोर्ट ही जाना है, कई केसों में क्या होता है कि पंचायत लेवल पे या फैमिली लेवल पे उनकी कई कई सिटिंग्स हो चुकी होती हैं, तो फिर महिला को ये लगता है कि अब यहाँ भी उनको बुलाने का कोई फायदा नहीं है, अब तो सीधा कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो हम उनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भेजते हैं, वहाँ से मुफ्त कानूनी सहायता दिलवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में CJM बैठते हैं, CJM जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। उनको हम लिखते हैं कि इस महिला को सरकारी खर्चे पे वकील की ज़रूरत है, तो उनको वो वकील मिल जाता है और उनका केस अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दायर करना चाहती हैं तो उनका उसमें दायर हो जाता है। कोई खर्चे का दायर करना चाहती है तो खर्चे का भी, जो भी केस एक महिला चाहती है दायर करवाना, वो उसको लीगल एड से हम वकील दिलवा देते हैं। तो जो आपका डिपार्टमेंट जो कंप्रोमाइज करवाता है दोनों परिवारों की आपसी सहमति ही होती है? आपसी सहमति से ही होता है। तो क्या वो वैलिड होता है? वैलिड तो है ही, मतलब दोनों पक्ष आपसी सहमति से हमें अंडरटेकिंग देते हैं या लिख के देते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं कोर्ट में नहीं जाना चाहती और उनको ये लगता है कि अदालत में जाएंगे लंबा समय बीत जाएगा और उससे या फिर यूं लगता है परिवार वाले और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, तो हम वहाँ दोनों पक्षों को बुला के उनकी मीडिएशन करवाते हैं। हमारे पास एडवोकेट्स भी आते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी से, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है, वो भी बीच में बैठते हैं और उनका मीडिएशन हम करवा देते हैं। तो कई लोगों का तो इसी से ही घर बस जाता है कि उनकी हम जो भी दिक्कतें हैं वो दूर करवाने की कोशिश करते हैं और उनको थोड़ा सच्चाई से रूबरू कराने की भी कोशिश करते हैं। मान लिया कोई आर्थिक तंगी है तो वो दोनों को समझाई जाती है। और पुरुष को भी ये हम कोशिश करते हैं ये कहने की कि भाई अगर शादी करी है और बच्चे हैं तो आप पूरा पूरा ध्यान दो कि आप इतना कमा पाओ कि बच्चों की नीड्स पूरी हो जाएं, नहीं तो ऐसे ही झगड़े रहेंगे। कई केसों में शराब पी लेते हैं जो पति होते हैं, तो हम उनको ये भी समझाते हैं कि देखो आप शराब पीते हो, आपके परिवार डिस्टर्ब हो गया, यहाँ तक मामला आ गया, कोर्ट में भी जाएगा, तो अगर आप अपनी शराब पे कंट्रोल करो या नशा करने पे कंट्रोल करो तो आपका परिवार बहुत अच्छे से बस जाएगा। तो बहुत केसों में कंट्रोल भी कर रहे हैं लोग। तो क्या आदमी जो लड़के हैं वो भी कहते हैं कि उनकी वाइफ शराब पीती है? बहुत कम, कभी कभार आते हैं वैसे, एक आध।
एक आध केस में ही आया है, ये ज्यादा नहीं है कि मेरी पत्नी शराब पीती है, ज्यादा नहीं है, एक दो केस में आया है। एक जैसे अपने हरियाणा में भी अब एक ऐसा हम सुनते हैं कि गांव में अदर स्टेट की लड़कियों को शादी करके लेके आते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि खरीद के लेके आते हैं, तो उनमें भी डिस्प्यूट होते हैं। ऐसे भी कोई केस आए आपके सामने? हाँ, उनमें भी सेम डिस्प्यूट है, क्योंकि जो बाहर से लाई गई है महिलाएं, वो बहुत अच्छे वेल टू डू परिवारों में तो आई नहीं है, वो गरीब लोग ही हैं जो उनको लाए हैं, और उनके वही संकट, आर्थिक तंगी, कोई ड्राइवर है कहीं 8-10 हजार की नौकरी करता है, फिर बच्चे भी हो जाते हैं, तो वही झगड़े उनके साथ हैं। अब तो शादियां करके ही ज्यादा ला रहे हैं, ऐसे तो कमी देखने में आ रहा है। जो मेरे पास जितने भी केस आए हैं, जो सलाह लेने भी आते हैं, वो प्रॉपरली शादी होके ही आए हैं। तो झगड़े तो यहाँ की जैसे यहाँ की शादियों में है, सेम वहाँ की। कौन से स्टेट की लड़कियां ज्यादा होती है? यूपी, बिहार और एमपी, छत्तीसगढ़, इनसे ज्यादा है। बंगाल से बहुत कम है। लैंग्वेज बैरियर भी है, धर्म का भी है। एक दो बार ऐसा केस आया है सामने कि जैसे वो बंगाल से लाए हैं, जैसे बंगाल के लोग दिल्ली में रहते हैं और वो करवा देते हैं किसी, क्योंकि ऐसे नेटवर्क बहुत हैं शादियां करवाने वाले। तो लैंग्वेज बैरियर तो है, साथ में जो फूड हैबिट्स हैं उनकी वजह से भी झगड़ा हो जाता है। एक हमारे पास केस आया था, तो वो शादी करके लाए थे, लेकिन फिर उनकी बनी नहीं। बंगाल से हालांकि वो लड़की हिंदी पूरी समझती थी, लेकिन उसका कभी तो नॉनवेज खाने का मन करता ही था, तो वो नॉनवेज मांगती थी। तो ये इसी बात पे, ये तो जी मांस मांगती है। अरे भाई, ये तो तुम्हें शादी करने से पहले देखना था ना कि आप किसी नॉन वेजिटेरियन को ला रहे हो, तो वो यहाँ वो भी मांगेगी, या कभी ना कभी तो उसका मन करेगा। तो जो कल्चरल बैरियर्स हैं या फूड बैरियर्स हैं, वो आ जाते हैं सामने। लेकिन यूपी बिहार में इतनी ये डिफरेंसेस नहीं आते, ये बंगाल की तरफ से ही आते हैं। यूपी बिहार के हिंदी भाषी है, तो वो हिंदी भाषी है, और उनका खाना भी इसी तरह का है, हमारे जैसा ही। मतलब जो दूसरे स्टेट की लड़कियां यहाँ पे ब्याह के आई है, शादी होके आई है, उनमें केवल फाइनेंशियली ही प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, या खाने पीने को लेके ही ज्यादा रहता है? नहीं, खाने पीने को लेके नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। ऐसे भी होते हैं कि वो ताने तुन्ने देते हो कि भाई तू तो खरीद के लेके आया है वहां से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, तो उनके घर वाले उनको हरास करते हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरे सामने नहीं आया। मतलब हस्बैंड वाइफ के ही झगड़े होते हैं? हस्बैंड वाइफ के ही होते हैं झगड़े, और कई तो परिवार बहुत अच्छी, मैक्सिमम परिवार बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कई गाँव में तो 20-20 लड़कियां भी हैं। कौन से स्टेट की हैं? यूपी बिहार की मोस्टली। एमपी की ज्यादा होती है। एमपी की भी काफी है। और उसमें जो शादी करके लाते हैं, उनमें मैक्सिमम कौन लोग होते हैं? ड्राइवर होते हैं? नहीं, ज्यादातर तो खैर ड्राइवर का ही काम करते हैं, पर गरीब होते हैं, मतलब उनके पास जमीन जायदाद ज्यादा नहीं होती, तो वो ही लाते हैं इस तरह की शादी करके। तो कल्चर जो है उनका आपस में मैच हो रहा है? अब तो बिल्कुल मैच हो रहा है। वो जाते भी हैं उनको साल में एक बार लेके, और देखो जो तो एडजस्ट करना चाहते हैं वो तो हस्बैंड्स बहुत कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ का कल्चरल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे हमारे हरियाणा की थोड़ी है ना, खास तौर पे ये जिसको कहते हैं, इनका अलग से ही मरोड़ है इनमें, रोहतक वालों में तो खास तौर पे, तो ये अपनी मरोड़ से नहीं बाज आते, बाहर नहीं निकलते। नहीं, तो वो मरोड़ जो है ना, वो इनकी शादियां तुड़वा देती है। अच्छा, आप तो बेशक नॉनवेज खा लो, और पश्चिम बंगाल से जो बहू लेके आए हैं उन्होंने नॉनवेज मांग लिया, तो उस पे फिर लड़ाई, फिर ये उसका सबसे बड़ा अवगुण हो गया कि ये तो नॉनवेज खाती है। तो ये जो है ना रवैया, जैसे शादी करने से पहले तो ये वहां की लड़कियों को, क्योंकि जब तक शादी नहीं हो रही तो इनको बहुत अच्छा लगता है उन लड़कियों भी किसी तरह से वो मिल जाएं, और जैसे ही शादी होती है वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखते। फिर तो इनको ही हो जाता है, अब ये सारा काम कर ले, बस एक नौकरानी आ गई, जैसे बाटी देख रहे थे कि बस एक आएगी, रोटी पकाएगी, सारे परिवार का ध्यान रखेगी, और फिर इनकी मार भी खाएगी। तो फिर क्यों खाएगी कोई महिला? बेशक वो गरीब थी, वहां से ऐसे शादी के नाम पे बेच दी गई, लेकिन मार वो भी नहीं खाएगी, वो भी कंप्लेन करेगी और यहाँ से चली भी जाएगी। और इसीलिए बहुतों की पत्नियां चली भी जाती हैं, क्योंकि वो उनको पूरी इज्जत से नहीं रखते। फिर उसको वो ऐसे ही कर लेते हैं कि जैसे जो यहाँ का ढर्रा है, आगे अब तो इसका ये जिम्मेदारियां हैं, ये काम करना, हमारी सेवा करना, उसका मान सम्मान या उसका जो भी, उसका ध्यान नहीं रखते। जो मेड होती है घरों में, इनके साथ भी अत्याचार होते हैं क्या?
ऐसे कुछ आपके पास आते हैं कोई केस? नहीं, मेड के तो मेरे पास ऐसे केस नहीं आते। और सीनियर सिटीजन के सास आ गई हो कि ये मेरी बहू है, बेटा मुझे घर से सीनियर बाहर निकालते सिटीजन हैं, के आ जाते हैं। आते हैं? हाँ, सीनियर सिटीजन के कुछ केस आते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही हम उनका कार्रवाई करवाते हैं। और ये बहुत सारा घरों में अब होने लगा है ना कि मदर को साइडलाइन कर दिया जाता है जैसे ही शादियां हुई। तो कई बार क्या है कि वो जो मदर इन लॉ है वो अकेली पड़ जाती है, पूरा परिवार एक तरफ और वो एक बुजुर्ग महिला एक तरफ। एक तो ये होता है, उनका भी हम कोर्ट में केस डलवाते हैं, और अगर वो कहती है कि एक बार बुला के बात कर लो तो वो भी हम करते हैं। लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन का इस तरह का आता है कि वो महिला अब 50 या 60 साल की हो गई और पहले तो किसी तरह से मार खा के, पिटाई खा के उसने अपने बच्चे पाल लिए, लेकिन अब बहुओं के सामने भी अगर हस्बैंड उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और बेटे और बहू भी उसका साथ नहीं दे रहे, तो उसको शर्म आती है कि पहले तो मैं पिट गई, खूब पिट गई, अब मैं अपने बहुओं के सामने भी पिटूं, तो उससे वो निजात पाना चाहती हैं। पर वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देती हैं और फिर हम कोर्ट में उनकी कार्रवाई करवा देते हैं, लेकिन उसमें एक वक्त लगता है कोई भी राहत मिलने में। तो ऐसे केस आने लगे हैं कि अपने पति और बेटे बहू के अगेंस्ट आई हैं बहुत सारी मदर। तो ये जो बाल विवाह के अपने इलाके में, रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में, क्योंकि आप तो ये सभी जिलों में आप जैसे ऑफिसर बैठे हैं, तो ये कितने बाल विवाह के मामले कितने आ रहे हैं? मामले तो सीमित आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन बाल विवाह है, एग्जिस्ट करते हैं हमारे एरिया में भी। अभी हमने गवर्नमेंट ने एक वीडियो बनाई थी और नवंबर 2024 में बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया गया। उसमें वीडियोस में भी और ऐसे डाटा हमें दिखाए गए जिसमें ये बताया गया कि पूरे देश में अभी भी 23-24% शादियां नाबालिग की हैं और हरियाणा में 13% लड़कियों की और 16% लड़कों की नाबालिग की शादियां एग्जिस्ट कर रही हैं आज भी। जी, आज भी। अब रोहतक, झज्जर, सोनीपत, इनमें ये है कि कंप्लेंट्स आती हैं क्योंकि हम अवेयरनेस इतनी कर रहे हैं, हम स्कूलों में, कॉलेजों में, आंगनवाड़ियों में जाके, पंचायतों के बीच में जागरूकता कैंपेन चला रहे हैं। तो शादियों की शिकायत जो है वो 8 से 10 या 10-12 मैक्सिमम एक साल में आती हैं हमारे पास, लेकिन शादियां इससे ज्यादा हैं। वो जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वो शिकायत कर रहे हैं। और कुछ शादियां ऐसी हैं जो कहीं और से होके यहाँ आई हैं, जैसे जो माइग्रेटेड लेबर हैं, यूपी, बिहार से या कहीं से भी आ रहे हैं, वो नाबालिग की शादियां करके यहाँ आ रहे हैं। तो वो हमारा जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसमें ये चीज आ जाती है कि इतनी चाइल्ड मैरिजेस हैं, आधार कार्ड से मैच हो जाता है। हाँ, उनकी एज वगैरह जब देखते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उन्होंने किया जब, तो ज्यादातर कई बार केसों में ये भी देखने में आया कि जो गर्भवती महिला के तौर पे जब किसी महिला का रजिस्ट्रेशन करने लगे तो उसकी उम्र कम है। तो नाबालिग की शादियां तो हैं लेकिन कम हो रही हैं पहले से। और एक तरह से ये कैंपेन्स जैसे हम 2009 से लगातार कैंपेन कर रहे हैं, अब तो ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच आ गई इसमें कि जितने भी विभाग हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग मेन हो गया, फिर इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंचायत विभाग, तो सारे मिलके अब इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके पास कोई बाल विवाह होने की कोई सूचना आती है, कहीं से भी आती है, तो जब आप उस घर में जाते हैं जहाँ पे वो विवाह होने लग रहा है लड़की या लड़के के घर में, तो आप जाते हैं वहाँ पे, तो आपका क्या प्रोसीजर होता है वहाँ पर जाने का? और सबसे बड़ी बात है कि वो जो परिवार है जिसको आप जाके कहते हैं कि शादी रोक दो भाई, ये नाबालिग है, तो उस परिवार की व्याख्या क्या होती है उस टाइम पे, कि वो क्या सोचते हैं? जब भी हमारे पास कोई शिकायत आती है, जैसे खुद डायरेक्ट या तो मेरे पास फोन आएगा या पुलिस में आता है, ज्यादातर तो यही होता है, या हमारे किसी ऑफिसर के पास मैसेज आया, उन्होंने डायल 112 पे ज्यादा आते हैं, डायल 112 पे आते हैं, हमारे फोन नंबरों पे भी आते हैं और थाने में आके भी कुछ लोग बता के जाते हैं। आपकी भी कोई हेल्पलाइन नंबर है? 181 हमारी हेल्पलाइन है 181। 112 के साथ ये सारी हेल्पलाइन 1098 थी पहले, ये सारी मर्ज कर दी गई हैं, 1091, 1098 और हमारी 181 है हमारे विभाग की, तो इस पे भी आ जाती हैं शिकायतें।
वो हमें फॉरवर्ड हो जाती है। तो जैसे ही हमारे पास शिकायत आती है, हम संबंधित थाने की पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उनको भी मौके पे बुलाते हैं, हम भी वहां पहुंच जाते हैं। अकेले हम नहीं जाते, हम संबंधित थाने की पुलिस के साथ ही वहां पे जाते हैं। फिर वहां जाके हम परिवार से पूछते हैं कि भाई जिन बच्चों की शादी है उनकी एज के प्रूफ दिखा दो हमें, क्योंकि हमें ये रहता है पहले एज वेरीफाई की जाए। तो हम कागज मांगते हैं। तो जहाँ पे तो नाबालिग हैं लड़कियां, खास तौर पे हमारे एरिया में नाबालिग लड़कियों की ही ज्यादा होती है, लड़कों के केस कम आते हैं। तो जहाँ लड़की नाबालिग है वहां घर वाले एक बार तो बिल्कुल ही मना करते हैं कि हमारे पास कोई एज प्रूफ नहीं है जी, अब तो कोई कागज नहीं है। एक बार तो वो मना करते ही हैं, ये सभी घरों में होता है। और आधार कार्ड भी वो ढूंढने की एक्टिंग करते रहेंगे बहुत देर तक, लेकिन उनको मिलेंगे नहीं। फिर हम कहेंगे कोई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, हमारी तो जी बच्ची स्कूल में गई ही नहीं। फिर हम कहते हैं चलो ठीक है हमें बच्चियों से मिलवा दो। हम जैसे ही अंदर जाके बच्चियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो वो बता देती हैं जी गवर्नमेंट स्कूल में है हम फलाने में। तो फिर अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या लिखवाया हुआ है। देखो आजकल बच्चे इतने पढ़े लिखे तो हैं कि चाहे वो 8th में भी है तो उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है, तो वो बता देते हैं ये है। तो फिर हम उनके परिवार की तरफ देखते हैं कि भाई अब तो दे दो कागज, शादी तो हम होने नहीं देंगे अगर नाबालिग है बच्ची तो, या तो तुम हमें बालिग का कागज दे दो जिसमें कि जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है या स्कूल का सर्टिफिकेट। आधार कार्ड को हम एज प्रूफ नहीं मानते। तो वो फिर देते हैं और ये कहते हैं कि जी अब तो हम शादी करेंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसे ही कहते हैं जी आज शादी कर लेने दो, हम भेजेंगे नहीं। फिर हम उनको समझाते हैं कि आप जो शादी ही करना चाह रहे हैं ना, यही जुर्म है, भेजने की तो बात दूर की बात है। और 2020 में हरियाणा सरकार ने बाल विवाह के नियमों में फेरबदल करते हुए ये कर दिया कि कोई भी नाबालिग की शादी होगी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। और इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज होगी उस पे चाइल्ड मैरिज एक्ट में तो मुकदमा लगेगा ही, उसमें पोक्सो भी लगेगा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी लगेगा जिसमें क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन की धारा लग जाएगी। तो हम सारा पेरेंट्स को समझाते हैं, फिर उनको किसी तरह से मनाते हैं। और फिर अगर बारात आ रखी है तो हम जो लड़के वाले हैं उनको भी बुला के बताते हैं कि अगर आपने ये शादी करी तो आप लोगों के ऊपर पोक्सो एक्ट भी लगेगा, आपके लड़के जेल में जाएंगे, जमानत भी नहीं होगी। उनको बहुत तरह से ऐसे बताया जाता है कि कानून के बारे में। फिर उनको राजी किया जाता है और फिर हम उनको ले आते हैं अपने वहां पे बुला के एफिडेविट दो हमें कि आप ये शादी नहीं करोगे। मैक्सिमम तो 2, 4, 5, 6 महीने का गैप होता होगा, ज्यादा भी होता है? नहीं, कईयों में 2-2 साल का गैप भी होता है, 2-3 साल का गैप भी होता है। तो जो उन्होंने शादी के लिए बारात बुलाई है, जो खर्चा किया है, वो सब चीजें उनको लेके ये नहीं कहते कि जी ये करने दो हमें? कहते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और किसी की सिफारिश भी करवाते हैं, लेकिन हमें पता है ना कि ये हो नहीं सकता। और हम उनको कहते हैं कि ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा। अगर बारात आई है तो इनको खाना खिला दो। अभी हमने अप्रैल एंड में, मतलब मई के फर्स्ट वीक में ही एक शादी रुकवाई। एक कंप्लेंट थी लेकिन शादी 2 बच्चियों की थी, तो एक 16 साल की और एक 14 साल की। 14 साल की जी, उसके साथ में ही कर रहे थे और बारात भी आई हुई थी। तो हमने लड़कों के फादर को बुलाया और वो इतना घबरा गया। फिर लड़कों का जो फादर था वो यही भूल गया उसके बच्चों की उम्र कितनी है। हमने कहा आप अपने लड़कों की तो बता दो, कहीं ऐसा ना हो वही छोटे हों या बहुत बड़े हों। तो उसको लगा कि कहीं ये शिकायत ना हो रही हो कि बड़ी उम्र के लड़के हैं। बोला नहीं जी, मेरा तो 19-20 साल का लड़का है। तो हमने कहा फिर तो आपका लड़का भी छोटा है, शादी तो हो नहीं सकती। तो उनको भी समझाते हैं और घर वालों को हम यही कहते हैं, अगर बारात आई है, इंतजाम हो गए तो खाना खिला के इनको भेज दो। अगर बारात नहीं आई तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बारात को आने ही ना दिया जाए। हम उनको वहीं पे फोन करवा देते हैं कि आप वापिस हो जाओ। तो ऐसा हमने किया है बहुत सारे केसों में। तो ऐसी कितनी शादियां रुकवाई होगी आपने 15 सालों में? मुझे लग रहा है 200 के करीब शादियां रुकवा चुके हैं जी। और अगर बाल विवाह कोई करवा देता है तो उन पे कार्रवाई क्या हो सकती है? सजा का कोई प्रावधान है? हाँ बिल्कुल, अगर कोई बाल विवाह करवा देता है तो उनके ऊपर FIR दर्ज होती है। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार अगर कोई नाबालिगों की शादी करता है या उसको प्रमोट करता है
तो उनको 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और महिलाओं को इसमें जेल की सजा नहीं होती है, ये कानून में है। और इसी से हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो विडो महिलाएं हैं वही ज्यादा अपनी लड़कियों की शादी करती हैं नाबालिग की उम्र में। ऐसा बहुत देखने में आया है कि विडो महिला है और वही शादी कर रही है। क्या रीजन बताते हैं वो? कि मैं विडो हूँ, गरीब हूँ और मेरी लड़कियां घर में सुरक्षित नहीं है, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करने चली जाती हूँ, पीछे से मेरी लड़कियां, जो माहौल आजकल बना हुआ है कि कोई ले ना जाए बहका के फुसला के, तो उनको ये रहता है कि इससे पहले कि तेरी परिवार की इज्जत पे आंच आए इनकी कहीं शादी कर दो। पूरे परिवार की, रिश्तेदारों की भी यही कोशिश रहती है कि इससे पहले लड़कियां कोई ऐसा कदम उठाएं, इनको कोई बहका ले, फुसला ले या कहीं ले जाए, तो इसकी शादी कर दो। शादी एक बड़ा बचाव लगता है लोगों को, हालांकि है नहीं। तो फिर हमें पता चल जाता है, हम ये भी समझाते हैं कि आप अपनी लड़कियों का उनसे संवाद करो, डायलॉग करो। कोई अगर ऐसा तंग कर रहा है तो वो हमें बताओ, हम आपको गाइड करेंगे कि अगर कोई आपकी बेटियों के पीछे भी पड़ा है तो उनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराओ। तो कई लोग क्या होते हैं, लड़के पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते, लेकिन अपनी लड़कियों की कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं। तो इसमें बच्चियों का नुकसान है, क्योंकि बच्चियां शादी के लायक ही नहीं है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो भी बच्ची की मतलब लाइफ खराब होनी है अगर वो जेल में जाएगा उसका पति। तो समझाते तो हम बहुत हैं, और लेकिन उस वक्त ऐसा लगता है लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। वो जो खुद मान के बैठे हैं ना, बस वो उसी पे ही टिके रहते हैं। तो एक मुश्किल काम है लोगों की सोच को बदलना। हालांकि हम लगे हुए हैं, जब किसी एक मोहल्ले में एक शादी अगर हमने रुकवाई है तो वो पूरे मोहल्ले पे एक बार तो असर पड़ता ही है, तो 2-3 साल तो उस मोहल्ले से कोई शिकायत नहीं आती है। ऐसे ही ज्यादातर गांव में भी हम जिस गांव में एक बार जाके रुकवाए आते हैं, फिर वहां पूरे गांव पे असर पड़ता है, क्योंकि उनको ये लगता है उनके घर में पुलिस आ गई और वो शादी रुकवा दी। हम अखबार में भी इसी उद्देश्य से देते हैं खबर को कि बाकी लोग भी पढ़ के अवेयर हो, उनको भी पता चले कि भाई ऐसे शादियां रुक जाती हैं। तो इसीलिए हम फिर उसको न्यूज में भी देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो जाए। तो बड़ा मुश्किल काम है लोगों की सोच के साथ काम करना, पर वो करना एक बहुत जरूरी काम है। तो महिलाओं को या लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के मार्फत? महिलाओं को और लड़कियों को खास तौर पे मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना कैरियर बनाएं, शिक्षा प्राप्त करें पहले, क्योंकि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने लिए स्टैंड ले सकती है। लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं कर रही और उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर परिवार वालों को यही लगता है कि इसकी शादी कर दी जाए। उनको अल्टीमेटली एक ही चीज दिखती है। तो लड़कियां अपने पढ़ाई करें, और ये जो आजकल सोशल मीडिया चला हुआ है, खास तौर पे इंस्टा पे अपने फोटो डालना या रील्स डालना पर्सनल, तो वो इंस्टा के चक्कर में इधर उधर दोस्तियां ना करें, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों का शोषण होता है इंस्टा से। इंस्टाग्राम से उसकी आइडेंटिटी भी निकालना एक मुश्किल काम है, पुलिस भी कहती है। फिर उनको उसका फोन ही रखना पड़ता है लड़की का। तो वो इतने इंटरनेट की वैसे हमारी लाइफ में जरूरत है नहीं। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको इंटरनेट की जरूरत है कि वो अपना आजकल बहुत सारी सब्जेक्ट्स उसी पे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन और किसी चीज के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो ये फालतू में फिर इधर उधर रिलेशन बनते हैं, जैसे कई शादियां भी, इवन बहुत ऐसी शादियां हो जाती हैं इंटरनेट की वजह से जिनका कोई वैसे मेल नहीं था, लेकिन उससे पहले दोस्ती हो गई थी उनकी, और वो भाग के आ भी जाते हैं, लेकिन फिर वो फंस जाते हैं उसमें। एक ट्रैप है ये एक तरह का। तो जितना ज्यादा इंटरनेट से पढ़ने वाली लड़कियों को तो और लड़कों को बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को ही डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी पढ़ाई से, और फिर लाइफ उनकी सेट हो नहीं पाती है। और महिलाओं को भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अगर उनके ऊपर वायलेंस है तो वो रिपोर्ट करें, आवाज उठाएं, क्योंकि आवाज उठाने से वायलेंस रुकती है। और अगर वो उसे यूं सोचते हैं कि नहीं बदनामी होगी, दबा के रखें, तो वायलेंस बढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने आपको सीनियर सिटीजन का बताया था, अब उन्होंने वो 40-45 साल तक उस शादी को ढोया, मारपीट भी सहन करी या किसी ना किसी, लेकिन देखिए एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो फिर वही वायलेंस उनके बच्चों के सामने और बहुओं के सामने भी हो रही है। तो शुरू में ही अगर वायलेंस है तो उसको रिपोर्ट करें। और ये चर्चाएं जो है केवल महिलाओं के साथ नहीं, ये पुरुषों के साथ भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुष हमारे पुरुष प्रधान समाज है और डिसीजन मेकिंग भी पुरुषों के हाथ में है। तो अगर पुरुष भी इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि भाई सब बराबर हैं या
जेंडर बेस पे वायलेंस नहीं होनी चाहिए, तो तभी ये वायलेंस दूर हो सकती है जब महिला और पुरुष दोनों मिलके इसमें आगे आएंगे। तो परिवारों में भी जैसे मिलके अपने ज्यादा से ज्यादा, अगर परिवारों का अगर ऐसा हो कि वो डेमोक्रेटिक हो, थोड़े से तो डेमोक्रेटिक हो, तो वहाँ शादियां भी चल रही हैं, परिवार भी अच्छे से चल रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से हो रहा है। तो परिवारों का जो है डेमोक्रेटाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट इशू है जिसमें मेल और फीमेल दोनों को मिलके काम करना है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ पॉडकास्ट में कर्मिंदा कौर जी थी और इन्होंने घरेलू हिंसा और बाल विवाह रोकथाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि परिवार कैसे टूटते हैं और टूटते परिवारों को कैसे बचाया जा सकता है। ये भी इन्होंने बड़े अच्छे से हमें बताया। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि ये हमारा पॉडकास्ट पे हमारी चर्चा कैसी लगी। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच।